नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का टॉप 50 एमसीक्यू बायोलॉजी का, जिसका चैप्टर 7 है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो इसका हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरण को क्या कहते हैं। मतलब कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही लक्षण वही गुण जो जा रहा है, तो जिस प्रक्रिया से वो जा रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पीढ़ियों में गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विविधता कितने प्रकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन दिया गया पहला 1, 2, 3 या 4। तो बताया है कि विविधता जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? कायिक विविधता होता है, एक जन्य विविधता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि जनिक विविधता का मुख्य कारण क्या होता है। जनिक विविधता कहने का मतलब कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में सेम लक्षण सेम गुण आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जनिक विविधता। तो जनिक विविधता किसके कारण होता है? एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में, तो वो जीन के कारण जाता है। जीन यानी गुणसूत्र में के कारण जाता है। फिर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कायिक विविधता का कारण क्या होता है। कायिक विविधता जो होता है, जो अगर हम कुछ नया भाषा सीख लिए तो उससे जो हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो ये सब बाहरी परिवर्तन आता है। मतलब तो ये पर्यावरणीय प्रभाव के कारण होता है, ये कायिक विविधता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है करके भोजन भोजन से अगर हम कुछ नया चीज खा रहे हैं तो वो हमारे चीज में परिवर्तन आ रहा है। या जलवायु से कि मान लो कि यहाँ पे तुम थोड़े गांव में रह रहे हो तो थोड़ा सांवले हो, अगर बाहर चले गए तो गोरे हो गए। तो ये जो परिवर्तन आया, इसी से जो पर्यावरण से इफेक्ट हो रहा है, पर्यावरण के कारण जो भी परिवर्तन आता है उसी को बोलते हैं कायिक विविधता। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं। मतलब कि अगर अगर तुम नया मान लो कि अगर तुम नया भाषा सीख लिए तो हमको दिख रहा है कि अच्छा तुम नया चीज सीखे हो, तो ये जो तुमको स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये फिनोटाइप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। और जो चीज तुम्हारे अंदर कोई भी परिवर्तन आ रहा है वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन आया, तो उसमें हम बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला, तो वो फिनोटाइप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी जीव का जीन संरचना को क्या कहते हैं। मतलब जो जीन का जो संरचना होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब यहीं पे दिया गया है कि जीनों की बनावट को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। मतलब कि जो आनुवंशिकता जो है उसका जो जनक है उस किसे कहा जाता है? तो उसका जनक जो होता है मेंडल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंडल का पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पे दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किया गया है। तो मेंडल अपना प्रयोग किस पे किया है? तो मटर पे किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सं, एक संकरण संकरण में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। मतलब कहने का मतलब जो हम बताए थे, एक संकरण मतलब कहने का, जैसे अगर मान लो कि हम कैपिटल टी को लिए तो ये हो गया, एक बोना को लिए तो स्मॉल टी हो गया। इसका जब हम ये करते हैं तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आता है। इसी प्रकार जब हम दूगो लिखते हैं इस टाइप से, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसका जो करते हैं तो इसका करने का तरीका जैसे होता है, जैसे हम इसका कैपिटल टी लिए, फिर इसका एक हो गया स्मॉल टी, इसको जो हम एक दूसरे से ये करवाते हैं तो कैपिटल टी हो गया एक हो गया स्मॉल टी। तो इसे कर रखिए तो कैपिटल टी आया, फिर इसका जो हम करवाएं तो इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका भी हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हो गया स्मॉल टी। तो फिनोटाइप क्या बताता है? जो हमको बाहरी परिवर्तन दिखाई देता है। तो हमको बाहरी परिवर्तन कितना दिखाई देगा? तो जैसे हम ये जो बनाए हैं, तो ये जो बनाए हैं तो हमको जैसे इसमें सब सब हमको लंबा दिखाई देगा, लेकिन अंदर से क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट कहने का मतलब कि इसमें पूरा है, दोनों कैपिटल है, तो ये हमको 3 दिखाई देगा और एक हमको बौना दिखाई पड़ेगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? तो 3:1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे एक संकरण में जीनोटाइप का अनुपात कितना होगा। तो जैसे यही अभी हम पीछे बताए थे कि यही मतलब कहने का मतलब हमको ये सब लंबा दिखाई देगा, ये हमको छोटा दिखाएगा। तो ये जो पूरा लंबा दिखाई देगा तो ये हमको फिनोटाइप में दिखाएगा 3:1। ये हमको बस छोटा देखे, लेकिन पूर्ण रूप से ये एक पूरा लंबा हुआ, ये दो सेम है,
फिर ये अलग है, एक बोना है, तो 1:2:1 कहलाया, तो ये कहलाएगा जी मतलब जीनोटाइप और ये कहलाएगा फिनोटाइप। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा कि जीनोटाइप का अनुपात कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंडल के अनुसार प्रभावी प्रभावी लक्षण क्या होता है। मतलब प्रभावी लक्षण वही जो जीनोटाइप का जितना मतलब फिनोटाइप का जो दिखाई देगा, तो प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा, जो संकरण के अवस्था में भी व्यक्त हो मतलब दिखाई दे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है, मतलब अप्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है, तो अप्रभावी लक्षण केवल युग्मजीय अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अप्रभावी लक्षण का कहने का मतलब तभी प्रकट होता है जब दोनों जीन समान हो। दोनों जीन समान करने का मतलब अगर कैपिटल टी हो रहा है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये स्मॉल टी, तो इसमें ये सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी होगा, तो इसमें ये दोनों कैपिटल हुआ, ये दोनों स्मॉल हुआ। जब दोनों जीन समान होता है तभी वो गुण दिखाई देता है, या तो पूर्ण रूप से लंबा होगा या पूर्ण रूप से बौना होगा, तो यही कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। जो हमारा जो लास्ट में जो बौना पौधा आता है स्मॉल टी आता है, तो ये बताता है कि ना तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा, ना ही विलुप्त होगा। यानी कहने का अगर नेक्स्ट पौधे पे हम अगर देखेंगे तो ये जैसे ये बौना है, तो इसका बौना गुण रहेगा, कोई ना कोई जनरेशन में जाकर के ये बौनापन पूर्ण रूप से दिखाई देगा। तो वही दिया गया, ना तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा, ना ही ये विलुप्त होगा। तो इसी को हम जो पूरा को बोलते हैं प्रभुत्व का नियम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहलाता है। तो मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम। जो इसमें दिया गया है कि युग्मक निर्माण के समय जीन पृथक हो जाता है, वो कहलाता है। जैसे जब दो हम पौधा को ले रहे थे, तो उस समय जब कैपिटल टी बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी जो बनता है, जीन का पृथक होना, ये जीन अलग अलग हो रहा है, वही कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। कि जब हम दो गुण को लेकर के जब हम पौधा को करेंगे तो उसका अनुपात क्या होता है, तो अनुपात हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9:3:3:1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विसंकर संकरण में मेंडल का कौन सा नियम सिद्ध होता है। मतलब वो जो बनता जो है 9:3:3:1 और एक और जो बनता है उसमें जो कौन सा नियम सिद्ध करवाता है, तो उसका सिद्ध करवाता है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीन क्या होता है। जीन होता है क्या, तो जीन जो होता है डीएनए का खंड होता है। डीएनए जो होता है गुणसूत्र से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि जीन कहाँ स्थित होता है। ये जो जीन जो होता है कहाँ स्थित, अभी बताया जीन में गुणसूत्र पे होता है, तो कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणसूत्र पे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्र कितना है, तो बताएं 23 जोड़ा रहता है, 23 जोड़ा यानी कहने का होता है 46 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो बताए हैं कि जो दोनों जैसे एक मादा है और एक पुरुष है, मादा पुरुष है, तो इसका टोटल जो एक नया जो बच्चा जो आ रहा है उसमें टोटल उसका 11 जोड़ा मतलब 22, इसका भी कितना जाएगा 11 जोड़ा यानी कि 22, 22 22 44 जा रहा है। और दो जीन जो होता है उसका लिंग निर्धारण करता है। अगर मादा की तरफ से तो एक्स ही आता है, अगर इसके तरफ से एक्स आया तो वो लड़की कहलाएगा, एक्स एक्स हो गया तो वो लड़की कहलाएगा। अगर इसके तरफ से मादा की तरफ से एक्स ही आएगा, अगर पुरुष की तरफ से वाई जा रहा है गुणसूत्र, तो अगर एक्स वाई मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो लड़का होगा। तो ये जो होता है कौन निर्धारित करता है, तो एक्स वाई दोनों निर्धारित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में स्त्री का गुणसूत्र संयोजन क्या कहलाता है। मानव में स्त्री का गुणसूत्र क्या, बताएं कि मादा में जो होता है जो एक्स एक्स आता है, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र क्या होता है। जैसे लिंग निर्धारण बताए हैं कि अगर पुरुष के साइड से वाई, मादा के साइड से एक्स आता है, पुरुष के साइड से वाई आ जाती है, कौन सा बनेगा, तो वाई एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई जब ये बना तो किसका, पुरुष का निर्धारण करेगा, एक्स वाई से लड़का के निर्धारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष लक्षण निर्धारण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गुणसूत्रों की जोड़ी में एक ही स्थान पर स्थित जीन क्या कहलाते हैं। तो गुणसूत्र के जोड़ी में एक ही स्थान पर जो स्थित रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वही एक ही लोकस पर स्थित को एलील कहते हैं। लोकस पर स्थित जीन को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्परिवर्तन का अर्थ होता है। उत्परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? उत्परिवर्तन का होता है कि कोई अगर मान लीजिए आपके जीन में अचानक से कोई भी परिवर्तन आ जाए तो वही उत्परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन या गुणसूत्र में अचानक से परिवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न में से कौन सा विकास का प्रमाण है? विकास का प्रमाण क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा अगर जो बोला जाता है कि हमारे पूर्वज जो हमारे आगे का वंश जो था उसका गुण जो होता है बंदर से मिलता है, बानर से मिलता है। तो वो जो गुण मिलता है तो कैसे हमको पता चलता है? क्योंकि उनका कुछ मान लीजिए मर गए हैं या जमीन के अंदर दबे हुए तो उनका कुछ कुछ हड्डी मिला या कुछ मिला, हमको पता चलता डायनासोर था पहले, कैसे पता चला? तो उनका कुछ कुछ उसका कंकाल मिलता है, तो उसके पढ़ने से उसको जानने से पता चलता है अच्छा पहले डायनासोरस रहता था, उसका धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया या मर गया। तो वो कैसे उसके किस चीज से पता चलता है? जो जिससे पता चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि समजात अंग क्या दर्शाता है? समजात अंग क्या दर्शाता है? समजात अंग कहने का मतलब कि कि आपका अंग अंग अलग अलग है लेकिन कार्य समान हो रहा है, तो इसका क्या कहलाता है? समान आकार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि समजात अंग क्या दर्शाता है? समजात अंग मतलब क्या दर्शाता है? तो समजात अंग जो होता है कि उसका संरचना और बनावट जो होता है एक ही होता है, मतलब सेम आकार का बना है लेकिन उनका कार्य अलग होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी नहीं होकर के बी हो जाएगा कि समान उत्पत्ति करता है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विषमजात अंग क्या कहलाता है? विषमजात अंग क्या चीज दिखाता है हमको? तो वो सामान्य कार्य, भले ही उसका उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन उसका कार्य समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाश्मों का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किसके लिए? तो विकास के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी के अध्ययन से हमको पता चलता है कि पिछले ऐसा था, धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, ये सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विकास का मुख्य आधार क्या होता है? जैव विकास का मुख्य आधार क्या होता है? तो विविधता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कहने का मतलब कि आप इस वातावरण में सर्वाइव कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, तो उसका सिद्धांत कौन दिया गया है? कि वातावरण आप वातावरण के अनुकूल ढल ढल करके रह रहे हैं, तो ये कौन दिया गया? तो डार्विन दिया गया। क्या बोलते हैं? चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक चयन का मुख्य आधार क्या होता है? प्राकृतिक चयन का मुख्य आधार क्या होता है? तो विविधता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया विविधता के बिना प्राकृतिक चयन संभव नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे आप देखते होंगे कि ठंडी के टाइम में कुत्ता का बच्चा होता है तो वो क्या होता है उसमें से कुछ ही मतलब रह पाता है, बाकी सब मर जाते हैं। तो कोई ठंडी की वजह से मर जाता है, कोई किसी कारणवश मर जाता है। तो वही प्राकृतिक चयन कहलाता है कि वो प्रकृति में किस प्रकार से ढल जाए कि वो रह जाए। कोई होता है मतलब कोई बच्चा होता है कि नहीं ढल पाता है तो किसी न किसी वजह से वो मर जाता है, तो वो प्राकृतिक चयन नहीं हो पाता है। तो विविधता के कारण संभव होता है कि आपको अपने अंदर विविधता लाना पड़ेगा, तभी आप संभव है कि रह पाएंगे प्राकृतिक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहीं पे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? कि पर्यावरण जो बताएं कि पर्यावरण के अनुसार ढलना, वही अनुकूलन का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अनुकूलन का उदाहरण है? कौन सा अनुकूलन का उदाहरण है? तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ऊंट में कुंवर। जैसे मानव में डालिए अनुकूलन कैसे? ये तो हमारे हार्मोन की वजह से आता ही है। पौधों का आवाज, पौधों में सॉरी मेढक का आवाज नेचुरल वो निकलेगा ही कि पौधों में परागन, परागन से ही हमारा फूल बनेगा, फिर से पौधा खिलेगा। तो उसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऊंट में कुंवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नई प्रजाति का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? नई प्रजाति जो निर्माण होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेसियंस से होता है। तो वही दिया यहाँ पे दिया गया है कि नई प्रजाति का बनना क्या कहलाता है? स्पेसियंस कहलाता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा विकास का प्रमाण नहीं है। विकास का प्रमाण क्या नहीं है? तो जीवाश्म, जैसे हमारे कोई मरे हुए जीव का कुछ अंग मिल रहा है तो उससे पता चलता है कि ऐसा ऐसा विकास हुआ है, पहले ऐसा रहता था, अब ऐसा ऐसा धीरे धीरे परिवर्तन आया है। समजात अंग कहने का मतलब कि कार्य समान होता है लेकिन अंग अलग होता है। विषमजात कहने का मतलब कि अंग अलग अलग होता है लेकिन कार्य समान होता है, मतलब कार्य अलग अलग होता है, अंग समान होता है। फिर तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पोषण, पोषण तक खुद पे निर्भर रहता है, तो विकास का प्रमाण थोड़ी ना दिख पाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का विकास किससे हुआ माना जाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो होते हैं बानर जैसे दिखते थे, तो उसका विकास किससे हुए माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से, प्राचीन बानर से हुए माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, तो मानव का हाथ व व्हेल का गिलफर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विषमजात अंगों का उदाहरण कौन सा है। तो विषमजात अंगों का उदाहरण क्या होता है, पक्षी का पंख व कीट का पंख, दोनों का पंख है लेकिन सबका अलग अलग कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि कार्य समान होता है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग होता है। दोनों का पंख है तो दोनों का उड़ने का ही मतलब काम होगा, लेकिन सबका पंख का अलग अलग अपना मतलब जगह होता है, वो दिया गया विषमजात अंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विकास की प्रक्रिया का सामान्यतः कैसी होती है। जैव विकास का प्रक्रिया है वो सामान्यतः किस प्रकार से होती है, तो वो धीरे धीरे होती है। कुछ भी संसार में परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे की वजह होता है, अचानक कुछ भी नहीं हो जाता या तेजी से भी नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है कि मानव में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं। मानव में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, तो बताएं 23 जोड़े होते हैं। 23 यानी कि मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम्स कहने का मतलब जैसे मादा और ये पुरुष जो है, तो इसमें से भी 11 जोड़ा वैसे ही आएगा, तो 11 जोड़ा कहने का यानी कि 22, इसका भी कहने का मतलब 22, जो 22 जो है ये गुणसूत्र वैसे ही आएगा। एक जो होता है लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स या एक्स वाई, ई हमको यही से निर्धारित होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये दोनों जो है सेम आएगा, तो टोटल कितना आया, 44 आया, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, तो ऑटोसोम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो लिंग गुणसूत्र मतलब कितना, एक्स और वाई होते हैं, ये एक्स और वाई, तो इसका संख्या कितना होता है, तो एक जोड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीन पूल, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीन पूल से क्या अभिप्राय है। जीन पूल का अर्थ क्या होता है, तो किसी जनसंख्या में सभी जीन को क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विकास की दिशा सामान्यतः कैसी होती है। विकास की दिशा सामान्यतः कैसी होती है, तो विकास की दिशा सामान्यतः पर्यावरण के अनुसार होता है। अगर पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन अगर अचानक से आया तो कुछ होगा कि पूरा खत्म हो जाएगा या कुछ नया बन जाएगा, वो पर्यावरण के ही अनुसार होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा कारक विकास में सहायक नहीं है। कौन सा कारक जो है विकास में सहायक नहीं करता है, विविधता भी करता है, प्राकृतिक चयन भी करता है, तो मतलब अनुकूलन हो गया, समानता हो गया, तो इसमें से क्या नहीं करता है, तो समानता नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। सभी विविधता वंशागत होता है, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी विविधता आता है, तो ये भी नहीं होता है। क्या सभी उत्परिवर्तन हानिकारक है, कुछ भी परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या हानिकारक होता है, नहीं, सब कुछ हानिकारक नहीं होता है। विविधता विकास का आधार है, हाँ सही बात है, विविधता से ही विकास होता है। विकास अचानक होता है, नहीं, वो धीरे धीरे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विकास का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है। जैव विकास का अध्ययन जो होता है जिसके बारे में पढ़ते हैं वो किस अध्ययन पर किया जाता है, तो जनसंख्या के अध्ययन पर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव एवं चिंपैंजी में डीएनए सामान्यतः लगभग कितना पाए जाते हैं, मतलब दोनों में जो मानव हुआ चिंपैंजी दोनों में कितना प्रतिशत जो होता है डीएनए जो होता है मिलता जुलता रहता है, तो 98% मिलता रहता है। बस हम 2% से हम मानव और चिंपैंजी दोनों अलग अलग दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि आनुवांशिकता तथा जैव विकास अध्याय का मुख्य निष्कर्ष क्या है। मतलब आनुवांशिकता तथा जैव विकास जो हम पढ़ते हैं उसे हम क्या समझते हैं, उसे हम क्या समझते हैं, विविधता से ही विकास होता है। मतलब सभी जो कि जितना भी विकास हो रहा है वो विविधता के कारण होता है, वो परिवर्तन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर तो यही पे हमारा खत्म होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय।